नमो सहसाहुनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूषिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथादिराज इसके माध्यम से अपनी चर्चा 7 क्षेत्रों की, 6 महापर्वतों की, 14 नदियों की चली। अब ये आगे इसमें विषय आ रहा है शेषास्तु परगा, माने जो दो दो नदियां थी उनमें से पहले पहले वाली पूर्व दिशा की तरफ जाती है और बाकी पश्चिम दिशा की ओर जाती है। अब किस किस प्रकार बहती है ये सब चर्चा अपनी चल चुकी है। यहाँ से पढ़िए गंगा नदी से। सचिन भैया पढ़ेंगे। गंगा नदी से पहले हिमवंत पर्वत पर स्थित पद्म ग्रह के चारों दिशा संबंधी 4 तोरण द्वारों में से पहले पूर्वी द्वार से 6.25 योजन 25 कोस चौड़ी 1000 धनुष आधा कोस गहरी हो बाहर निकलती है। वह पूर्व दिशा की ओर 500 योजन पर्यंत सीधी बहती है। इससे आगे 15 पद्मग्रह के पूर्वी द्वार से 2 कोस अधिक 500 योजन दूर पूर्व दिशा में हिमवंत पर्वत के ऊपर 60 योजन चौड़ा 10 योजन गहरा गोलाकार गंगा कुंड है। इसके मध्य में 1 योजन चौड़ा जल से 1 कोस ऊपर ऊंचा पद्म नामक कमल है। इसमें भी पद्म ग्रह के कमल समान 1 कोस लंबे पत्ते हैं। इसके मध्य 2 कोस चौड़ी कणिका है। यह वनस्पति काय नहीं है, वरन कमलाकार रत्नमयी पर्वत है। इस कर्णिका पर गंगा देवी का 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा, पौने कोस ऊंचा रत्नमयी निवास स्थान है। गंगा नदी इस गंगा कुंड से 2 कोस दूर रहते ही मुड़कर आगे दक्षिण दिशा की ओर 1 कोस के 19 भाग में से 5 भाग सहित आधा कोस अधिक 523 योजन पर्यंत हिमवंत पर्वत पर ही सीधी बहती है, क्योंकि इस पर्वत की दक्षिण उत्तर चौड़ाई 1 योजन से 19 भाग में। 1 मिनट देखिए, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? पद्मद्रह से। जो पहला हिमवंत पर्वत है उस पे पद्मद्रह है, ठीक है। उसके चारों ओर 4 तोरण द्वार हैं। तो ये पूर्व की तरफ वाले तोरण द्वार से गंगा नदी निकलती है। तो पहले तो वो पूर्व दिशा की ओर जाती है, 500 योजन तक सीधी बहती है ऐसे पूर्व दिशा में। फिर उससे आगे पद्मद्रह के पूर्वी द्वार से, वो जो आपका ग्रह था उसके पूर्वी द्वार से 2 कोस अधिक 500 योजन दूर, माने जब वो ग्रह से 500 योजन आगे तक आती है तो हिमवंत पर्वत के ऊपर 60 योजन चौड़ा 10 योजन गहरा गोलाकार एक गंगा नाम का कुंड है। तो उस कुंड से, अच्छा, उस कुंड में कमल वगैरह हैं पद्म नाम के। उसकी कर्णिका पर गंगा देवी का निवास स्थान है। तो गंगा नदी इस गंगा कुंड में नहीं जाती, गंगा कुंड से 2 कोस दूर रहकर ही मुड़कर हमारी तरफ आती है दक्षिण दिशा की ओर।
हिमवान पर्वत पर सीधी बहती है, क्योंकि इस पर्वत की दक्षिण उत्तर चौड़ाई कितनी है? 1052 योजन है ना। तो अब मैंने पूरी उसकी चौड़ाई जो हिमवान पर्वत की है वो लगभग 1052 योजन है। ठीक है, अब उस चौड़ाई में से आपको पद्म सरोवर की चौड़ाई घटाओ। पहले कितना था पद्म सरोवर, कितना लंबा, कितना? 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा। नहीं, 1000 था शायद। 50 योजन घटा दो। अच्छा, चलिए इसमें देखो थोड़ा क्या हुआ। अब मेरे पास चित्र नहीं है बनाने के लिए अभी, आप इतना समझिए। आपको एरो दिख रहा है मेरा कर्सर? ठीक है, जैसे मान लो ये पर्वत है, जहाँ लिखा है ना दिशा, ठीक है, दिशा से यहाँ तक ये आपका समझ लो पद्मद्रह है। तो ये तो 100 योजन लंबा और ऐसे 50 योजन चौड़ा है। ठीक है, इसके पूर्वी द्वार से यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है यहाँ से, और 500 योजन तक ऐसे सीधी आती है। ठीक है, ये जो 500 योजन तक सीधी आ रही है, अब इसकी चौड़ाई कितनी है? अभी हमने बताया था ना, जब ये आती है 500 योजन तक, ये रहा 6.25 यानी 25 कोस चौड़ी है, 6.25 योजन चौड़ी है। ठीक है, तो यहाँ जो 6.25 योजन चौड़ी नदी है ना, अब ये ऐसे आगे बहेगी 500 योजन तक। फिर यहाँ एक कुंड है, गंगा कुंड, उससे पहले ही यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगी। अभी नीचे नहीं, अभी पर्वत की चौड़ाई कितनी है, इसकी डबल होगी यहाँ से यहाँ तक। पर्वत के ऊपर है ना, ये तो बीचों बीच बह रही थी। अब ये नदी की चौड़ाई कितनी थी? 6.25 योजन, और ये टोटल कितनी थी? 1052 पर्वत की चौड़ाई। तो 1052 में से ये कम करो आप, नदी की चौड़ाई 6.25 योजन, तो मोटा मोटी जो आएगा उसका हाफ करो। तो हाफ करने पर ये पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक बहने के लिए पर्वत पर कितना स्थान शेष है। तो वो देखो आगे कह रहे इस पर्वत की दक्षिण उत्तर चौड़ाई तो 19 भाग में से 12 भाग अधिक 1052 योजन है। इसमें से नदी की चौड़ाई 6.25 योजन कम कर देने पर एक कोस के 19 भाग में से 5 भाग सहित एक कोस अधिक 1046 योजन शेष रहा मोटा मोटा। अब 1046 का आधा करो तो 523 योजन हो गया ना। तो जैसे भी नदी बह रही है, नदी की चौड़ाई कम कर दी तो पर्वत की जो जगह बची इस तरफ दक्षिण दिशा की तरफ, 523 योजन यहाँ, 523 योजन यहाँ। ठीक है, और लगभग 6.25 योजन यहाँ। तो अगर तीनों का टोटल करेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी? 1052। 1052। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 523 योजन तक यहाँ सीधी बहकर फिर नीचे गिरेगी पर्वत से। और जब पर्वत से नीचे गिरेगी तो गंगा नदी का दक्षिण उत्तर रूप दोनों दिशा में, अर्थात गंगा नदी का दक्षिण उत्तर रूप दोनों दिशाओं में इतना इतना समान क्षेत्र जानना। यानी जो गंगा नदी बह रही है उसके दक्षिण में भी इतना क्षेत्र बचा है पर्वत का, और उत्तर में भी उतना क्षेत्र है। अब हिमवन पर्वत की दक्षिण दिशा में 6.25 योजन चौड़ी, 2 कोस मोटी, कुछ अधिक 100 योजन ऊंची एक जिब्वक नामक प्रणाली है। देखो, अब जैसे मानो ये हिमवन पर्वत का बॉर्डर आ गया, अभी जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर एक प्रणाली है जो कि गोमुखाकार है। आपने देखा होगा गोमुख, आपने वीडियो में देखा होगा। तो इसी को कह रहे हैं कि एक जिब्वक नामक प्रणाली है। गंगा नदी इसके मार्ग से होकर हिमवन पर्वत से नीचे भरत क्षेत्र में उतरती है। उस पर्वत की दक्षिण दिशा में 25 योजन आगे जाकर
भरत क्षेत्र की भूमि में 60 योजन चौड़ा 10 योजन गहरा गंगा नामक कुंड है। अब नीचे उतर गए पहाड़ से, तो पहाड़ से थोड़ा सा आगे जाकर एक गंगा नामक कुंड है, उसके मध्य में 10 योजन ऊंचा 8 योजन चौड़ा एक टापू है। ठीक है, 10 योजन जल में डूबा है और ऊपर 2 कोस निकला है। अब आप एक बात बताओ, जैसे मान लो कहीं भी पहाड़ पे से ऊपर से पानी गिरेगा तो बिल्कुल इसके साथ साथ तो नीचे आएगा नहीं, वो उससे थोड़ा आगे जाके गिरेगा। ठीक है ना, वो प्रणाली भी है एक तरह से। तो जैसे आपने देखा होगा मोरी होती है नाली की, तो वो पानी बहता है ना घरों का बाहर, तो एकदम तो बिल्कुल नीचे जाता नहीं, प्रेशर से जाता है, थोड़ा दूर जाएगा। तो उसी प्रकार ये पानी भी, माने जो गंगा नदी निकली है ऊपर से, तो दक्षिण दिशा में 25 योजन आगे जाकर भरत क्षेत्र की भूमि में ये गंगा नामक कुंड है, उसके मध्य में वज्रमय पर्वत है, इस पर श्रीदेवी का निवास है। अब इसमें वो किवाड़, कमल, कर्णिका, सिंहासन। अब देखो, कमल की कर्णिका के मध्य में सिंहासन पर 500 धनुषूची रत्नमयी एक जिन प्रतिमा विराजमान है। अब जो गंगा गिरती है ना जिव्यक नामक प्रणाली में से, तो उसकी धार सीधी, मानो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हुए, तो वो गंगा नदी पर्वत से निकलकर उन पर पड़ती हुई गंगा कुंड में प्रवेश करती है। बात समझ में आ रही है? पिक्चर देखी होगी आपने, नहीं देखी होगी तो शालू भेज देगी। ठीक है, गंगा नदी कैसे बहती है गोमुख से। अब क्या होगा, अब इस कुंड के चारों दिशा में से दक्षिण द्वार से, दक्षिण द्वार किधर होगा, जैसे कुंड है दक्षिण द्वार होगा हमारी तरफ से। ठीक है, ये कुंड में गिरी थी, कुंड से इधर आएगी ना दक्षिण दिशा की तरफ, फिर दक्षिण की ओर बहती है। भरत क्षेत्र के मध्य में फिर एक विजयार्थ पर्वत आता है, उसकी पूर्व दिशावर्ती 50 योजन दक्षिण उत्तर लंबी, ठीक है, खंड प्रपात नाम की गुफा बताई थी आपको विजयार्थ पर्वत के नीचे। वहां से वो गंगा नदी निकलकर थोड़ी सी टेढ़ी होती है पूर्व दिशा की ओर को, माने दक्षिण और पूर्व दिशा के ऐसे टेढ़ी होकर निकल जाती है, पूर्वी लवण समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ये गंगा नदी का सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि थोड़ा सा कुंड का पता लग जाएगा, तो उसी प्रकार सबका होगा। बाकी तो बहुत इजी है, लेकिन बस भरत और अरावत में जो हिमवन है और अंतिम वाला क्या है, शिखरी 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 पर्वत, वहां से 3-3 नदियां निकलती हैं। चलो सीता नदी का और पढ़वा देते हैं, पढ़ो भैया। सीता नदी, अनम्यूट करिए आप। सीता नदी, इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, कुंड आदि की रचना सीतोदा नदी के समान है। अंतर इतना है कि यह चौथे विधेय क्षेत्र संबंधी चौथे नील पर्वत पर स्थित केसरी ग्रह के दक्षिण द्वार से निकलकर उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट भोगभूमि के क्षेत्र में स्थित सीता कुंड में गिरती है। पुनः वहां से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई मेरु के सम्मुख आकर उससे 2 कोस दूर ही पूर्व दिशा में मुड़कर मेरु के अर्ध प्रदक्षिणा देकर मलियावान गजदंत पर्वत की गुफा से निकलकर पूर्व विधेय क्षेत्र के मध्य से सीधी जाकर पूर्वी लवण समुद्र में मिल जाती है। देखिए, रक्ता रक्तोदा का ऐसे ही होगा जैसे गंगा सिंधु का। अब यहाँ से पढ़िए, ये सभी नदियां ग्रह से निकलने के बाद बहती हुई समुद्र में गिरने तक 10 गुणी चौड़ी हो जाती हैं। यह सभी अपनी चौड़ाई से
आपने देखा 50वें गंगा भाग नदी, प्रमाण गहरी है। हाँ, सवा जैसे योजन चौड़ी थी, और अंत में कितनी होगी? 62.5। तो 6.25 का 10 गुना करोगे तो 62.5 आएगा, 62.5 योजन चौड़ी होगी। जैसे बढ़िया। गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तोदा, यह 4 नदियां मूल में 6.25 योजन चौड़ी, अंत में 62.5 योजन चौड़ी, मूल में आधा कोस गहरी, अंत में 5 कोस गहरी, शेष का क्रम से इससे दुगना दुगना विस्तार जानना। ठीक है, ये तो इसके पहले पर्वत पे से निकलने वाली थी। अब आगे वाली अगले अगले पर्वतों पर दुगनी दुगनी, ठीक है, लेकिन कहाँ तक? तीसरे पर्वत तक। उसके बाद फिर चौथे पर्वत की भी इक्वल होगी। के निकलने संबंधी द्वार, समुद्र में प्रवेश करने के द्वार, कुंड से निकलने के द्वार इत्यादि तोरण द्वारों पर स्थित दिक् कुमारी देवियों के महलों पर जिन बिंब विराजमान है, वे द्वार अपनी अपनी नदी की चौड़ाई के समान चौड़े और चौड़ाई से 1.5 गुने ऊंचे हैं। जैसे गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तोदा, इन 4 नदियों के निकलने संबंधी द्वार 1.5 कोस अधिक 9 योजन ऊंचे और 1.25 योजन चौड़े हैं। इसी प्रकार अन्य भी जान लेना। बढ़िए, आगे। प्रत्येक नदी के दोनों ओर 2 कोस चौड़े, नदी के समान लंबे आम, केले, नारियल आदि अनेक वृक्ष सहित महारमणीय वन खंड बाग हैं। इनकी 500 धनुष चौड़ी, 2 कोस ऊंची स्वर्णमयी वेदी है। इस प्रकार बाग और वेदी सहित 14 महानदियों की रचना जानना। अब उन महानदियों की पारिवारिक नदियों संबंधी संख्या कहते हैं। बिल्कुल, नदियों के किनारों पर बाग भी हैं, ठीक है, और सुवर्णमयी वेदी भी है। अब इनकी परिवार नदियां कितनी कितनी हैं? 14 नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंध वादयो नद्य, यानी 14, 14 मैंने हो गया 14, सहस्र मैंने 1000, परिवृत्ता मैंने इसकी परिवार नदियां जो इसको घेरे हुए है। किनकी? गंगा, सिंधु आदि, मैंने गंगा, सिंधु आदि, ये सभी नदियां 14 हजार नदियों से और घिरी हुई हैं। पढ़िए। गंगा, सिंधु नदी अपने अपने परिवार संबंधी 14,000 नदियों से घिरी हैं। रहित 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 रहितास्या पृथक पृथक 28,000, रहित रहित हरित हरित हरिकांता 56,000, सीता सीतोदा नदी पृथक पृथक 84,000 नदियों से घिरी है। यहाँ इतना ही विशेष देने योग्य है कि क्रमशः दो गुनी के अनुसार सीता सीतोदा की पृथक पृथक संख्या 1,12,000 प्राप्त होती है, परंतु आगम में इनकी 84,000 संख्या प्राप्त हुई है। अर्थात यह हरित हरिकांता की अपेक्षा 1.5 गुनी अन्य नदियों से घिरी हैं, दुगनी से नहीं। देखो, यहाँ एक नई बात बताई कि वैसे तो दुगनी दुगनी बनाओ तो 28 दूनी 56, और फिर 56 की दुगनी कितनी होंगी? 1,12,000। 12,000। लेकिन वहां 1,12,000 नहीं है सीता और सीतोदा की। आगम में उसकी संख्या 84,000 दी गई है। तो 84,000 का मतलब ये हो गया कि पहले वाली की दुगनी नहीं हुई। कितनी थी पहले? 56 थी ना? 14,000। 56 थी, तो 56 की दुगनी 1,12,000 होती, तो दुगनी नहीं हुई, 1.5 गुनी हुई है उसकी। ठीक है, ये बात बताइए। आगे पढ़िए। नारी नर कांता पृथक पृथक 56,000, स्वर्ण कुला। हो गई। हाँ हाँ, जी। पढ़िए। स्वर्ण कुला, रूपिया कुला पृथक पृथक 28,000,
रक्ता रक्तोदा पृथक पृथक 14,000 अन्य नदियों से घिरी हैं। इस प्रकार 14 महानदियों संबंधी कुल परिवार नदियां 5,60,000 जाननी। एक मिनट भैया, आपकी आवाज कम क्यों आती है? कोई और बोलना जरा एक बार। कोई और बोलिए। 5,60,000 जाननी। हाँ, आपकी स्पष्ट। आपने वो कुछ लगा तो नहीं रखा लीड वगैरह? ये भैया मैं ना लैपटॉप से ले रहा हूँ एक्चुअली में। अच्छा, नहीं लैपटॉप से तो मैं भी ले रहा हूँ, मेरी आवाज तो सही आ रही है हो ना सकता है सब? मेरी माइक में थोड़ी सी हो सकता है। अब सही अच्छा, आ रही है? हाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको पास में आके। ठीक है। ठीक है, आपके माइक की कम आती है आवाज। हाँ मेरे को थोड़ा डिस्टेंस पे भी ये डाला। मुझे कम आ रही है। हमें बाकी हमें तो सही लग रही है भैया। चलिए पढ़िए भैया। इनके अतिरिक्त 32 विधेयों में से प्रत्येक विधेय क्षेत्र में भरत ऐरावत क्षेत्र के समान गंगा सिंधु या रक्ता रक्तोदा ये दो दो नदियां निकलती हैं। इनमें से चौथे नील पर्वत संबंधी दक्षिण भाग के नीचे वाले कुंड से गंगा और सिंधु नामक 32 और तीसरे निषद पर्वत संबंधी उत्तरी भाग के नीचे वाले कुंड से रक्ता रक्तोदा नामक 32 नदियां निकलती हैं। इस प्रकार 32 विधेय क्षेत्र संबंधी कुल 64 महानदियां हैं। हाँ जी, 32 है ना विधेय, तो हर एक विधेय में दो दो नदियां बहेंगी। अब गंगा सिंधु कहाँ बहेंगी, रक्ता रक्तोदा कहाँ बहेंगी? तीसरे नंबर का निषद हमारी तरफ है, तो निषद पर्वत के उत्तर में रक्ता रक्तोदा, यानी हमारी वाली तरफ दो कुंड हैं ऐसे, और यहाँ से रक्ता रक्तोदा बहती हैं, और सामने वाली तरफ दक्षिण दिशा में से गंगा और सिंधु है ना। गंगा पूर्व में, सिंधु पश्चिम में। ये सभी पृथक पृथक ये सभी पृथक पृथक 14,000 पारिवारिक नदियों से घिरी होने के कारण यह कुल 8,96,000 नदियां हैं। इनमें इनके अतिरिक्त 32 विधेय क्षेत्र के मध्य 12 विभंग नदियां हैं। यह आज सभी नदियां याद आई आपको? तीन तीन थी ना एक एक तरफ, 4 बख्शा हाँ जी उसमें तीन तीन विभंगा नदियां। ठीक है, तो 3 चौक 12 हो गई। हाँ यह पढ़िए। सभी पृथक 28,000 नदियों से घिरी होने के कारण कुल 3,36,000 हो जाती हैं। इस प्रकार जम्बू 28,000 नदियों से घिरी हैं। अब 28,000 नदियों से कैसे, अभी बताया नहीं इसका। चलिए पढ़िए आगे। इस प्रकार जम्बू द्वीप संबंधी 6 कुलाचलों से कुल 14 महानदियां 32 विधेय क्षेत्रों संबंधी 64 कुंडों से 64 महानदियां बाहर अन्य कुंडों से 12 अन्य कुंडों से 12 विभंग नदियां निकली होने से कुल 90 महानदियां तथा परिवार संबंधी 17,92,000 उत्तर नदियां होने से सभी मिलकर कुल 17,92,090 नदियां हैं। देखिए 90 महानदियां आपको समझ में आ गई। देखिए 14 महानदियां तो आपने देख ली, 6 कुलाचलों से निकलने वाली टोटल 14 महानदियां हैं। उसके अलावा 32 विधेय है ना, हर एक विधेय में दो दो नदियां हैं, तो 32 दूनी 64, तो 64 और 14 कितने हो गए, 78। ठीक है, उसके अलावा 12 विभंग नदियां हैं, 78 और 12 90। ठीक है, अब उनकी सहायक नदियों को जोड़कर फिर संख्या बताई इन्होंने। आगे पढ़िए। इस प्रकार जम्बू द्वीप में क्या क्या है? इस प्रकार जम्बूद्वीप संबंधी 6 कुलाचलों से, अच्छा ये तो पढ़ लिया भाई। इस जम्बूद्वीप में 311 पर्वत। हाँ जी, कोई बताएगा 311 पर्वत कहाँ से आ गए? जम्बू द्वीप में 311 पर्वत कैसे हो गए? कोई बताएगा?
कौन से पर्वत भैया? पर्वत, जम्बू द्वीप में 311 पर्वत बताए इन्होंने, देखो। भैया गिन के देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जितना याद है। बताओ। भाई 16 तो वो हो गए बख्शार पर्वत, 4 गजदंत होते हैं, वेरी और विंध्याचल पर्वत 32 और 2 34 विंध्याचल पर्वत होते हैं। विजय, एक मानुषोत्तर विजयात पर्वत ना, विजयात 34। हाँ जी हाँ जी। विजयात पर्वत 34 हो गए, वेरी गुड। एक ईशागार पर्वत, एक मानुषोत्तर पर्वत। नहीं, अभी सिर्फ जम्बू द्वीप की बात चल रही है। अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा। ईश्वर तो धरती खंड में हो गए वृषभाचल भी हो गए ना। हैं। देखो, 34 तो विद्यार्थ हो गए, 34 वृषभाचल हो गए। 34 क्या हो गए? वृषभाचल पर्वत। यस। दो वेरी गुड। विजयात भरत और ऐरावत के भी जोड़ो, विजयार्थ हो हाँ, गए 34 हो 34, गए ना, विजयार्थ भी और 34 34, वृषभाचल। 34 वृषभाचल। तो क्या है? ठीक है, और बताओ इनमें 6 मुझे महापर्वत हो गए, है 6 माह पर। 6 महापर्वत हो गए। 6 महापर्वत, 16 वक्षार हाँ पर्वत, 4 गजदंत पर्वत, हाँ कुछ कंचनगिरी वाले है ना, कितने थे? 50-50 थे कंचनगिरी, याद जो है? विदेश क्षेत्र में थे भैया, हाँ, विदेश क्षेत्र में कंचनगिरी, नदियों के साइडों में थे जो। 2-2 दिग्गजेंद्र, 50-50 थे ना कंचनगिरी। वो विचित्र विचित्र यम वो वाले कर भैया। चित्र विचित्र तो थे, इसके अलावा उन्होंने बताया था ना कि 25 5 ग्रह थे, उसके दोनों तरफ 5-5 करके थे, 25-25 50 हो गए थे, 50 इधर 50 उधर, यानी 100 ऐसे हो गए थे। ठीक है, तो इन सबको जोड़ जाड़ के ये बैठ जाएंगे 311 पर्वत। भैया फिर देखो, भी बहुत है, सारे तो जोड़ ही लिए लगभग। नहीं नहीं, अरे बहुत सारे रह गए। नहीं, वो भाई तो विभंगा विदेश क्षेत्र नदियों में के नदियों दोनों के तरफ साइड में थे 4 हो जो। गए। विभंगा नदियों के दोनों तरफ भी तो देना चालू 2-2। हाँ, हाँ हाँ, नहीं तो वो तो वक्षार पर्वत ही तो थे। नहीं नहीं, वो यम यमक यम और विचित्र विचित्र वो हर वो उसमें थे ना, जो आपकी 2 नदियां बह रही थी, सीता सीतोदा, उनके पास भी हाँ थे। हाँ वही तो हाँ बता रहा हाँ, हूँ ना, जो उसकी दोनों सीधे तरफ। बहती है उनके। हाँ हाँ। और चलो, ये तो फिर फुर्सत का काम है सारा चेक करके आगे पीछे से। अच्छा चलो, 26 ग्रह, 26 ग्रह देखो, 6 तो पर्वतों के हो गए, ठीक है। अच्छा, जो आपके 32 क्या है वो, 32 नगरिया है ना विदेश क्षेत्र की, वहां पे भी है क्या ग्रह? भैया, वो कुंड को भी ग्रह बोलेंगे, नहीं नहीं, कुंड जिसमें को से नहीं गंगा बोलेंगे, सिंधु कुंड नदी को नहीं निकलती है। बोलेंगे, कुंड को नहीं बोलेंगे। वो थे ना 5-5 करके थे, याद है आपको? हाँ सीता हाँ, वो सीतोना आगे नदी जाके बहती चौड़े हो थी रहे विदेश थे जो। क्षेत्र के बीच में, हाँ हाँ, थे ना 5-5 कितने? 5-5 ही थे भैया। 5-5 थे, तो 10 वो हो गए, कितने हो गए? हाँ, 10 6 16। 6 और 16 ही हुए हैं अभी तो। अच्छा, 10 कौन से रह गए फिर? तो भैया वहां पे भी तो थे जहाँ पे वो वो चित्र और विचित्र जो थे वहां पे भी तो थे, वो जिनमें कमल थे बहुत सारे हर चित्र जगह। विचित्र याद है बस तुझे। हाँ वो याद आ रहा है। शायद भैया ये ना दोनों तरफ 10-10 थे, ऐसे था। ये 5-5 थे, 5-5 थे, अच्छा, सीता के 5, सीतोदा के 5, 14 के 5। हाँ तो 10 हो गए थे। भैया भैया चारों तरफ नहीं थे उसके, भद्रसाल वन के चारों तरफ। नहीं, चारों तरफ तो नहीं थे। चलो, 90 कुंड तो हो ही गए, गिना दिए। 90 कुंड नहीं गिनाए, 90 महानदियां गिना दी। अच्छा देखो, जितनी नदियां हाँ, होती हैं उतने कुंड तो हैं ही, ठीक है।
आगे पढ़िए भैया। इनमें से प्रत्येक पर्वत पर इनमें इनमें से प्रत्येक पर्वत पर नीचे मूल में और ऊपर शिखर पर अपने अपने पर्वत के समान लंबे 2 कोस चौड़े आम केला सुपारी आदि अनेक वृक्ष सहित पृथ्वी का एक बाग है। वनस्पति काय नहीं है, नहीं। इनकी 500 धनुष चौड़ी 2 कोस ऊंची अपने पर्वत के समान लंबी एक स्वर्णमयी वेदी है। 90 महानदियों के दोनों ओर वन खंड और वेदी की रचना इसी प्रकार जानना। 26 ग्रहों और 90 कुंडों में 500 धनुष चौड़ी 2 कोस ऊंची स्वर्णमयी वेदी सहित अनेक उनके चारों, भैया स्क्रॉल कर देना, चारों ओर 2 कोस चौड़ा एक वन खंड है। इस प्रकार इन सभी की रचना समान है। हाँ जी, देखिए ये तिलोय पणत्ती में से निकाल के लाके दिया शिवानी ने। जम्बू द्वीप में सब कुल पर्वत 6, विजयार्थ 34, वक्षारगिरी गिने थे ना हमने 16 और गजदंत 4। ठीक है, इतने तो काउंट कर लिए थे हमने। अब देखो दिग्गजेंद्र पर्वत हैं 8, नाभिगिरी है 4, वृषभ शैल माने जो वृषभ गिरी आप बता रहे थे वो 34 और वो कांचन शैल वो है 200। कांचन वो 50-50 ऐसे ऐसे होंगे, फिर 50 इधर 50 इधर, फिर ऐसी 50 उधर 50 उधर, तो ये 200 है ना। तो इन सबको मिलाकर होते हैं तो कुल हो गए 311। देखो सुनो, एक सुदर्शन मेरु को भी जोड़ेंगे इसमें पर्वत में, ठीक है। एक सुदर्शन मेरु, 6 कुलाचल, 34 विजयार्थ, 16 वक्षारगिरी, 4 गजदंत, 8 दिग्गजेंद्र, 4 नाभिगिरी। 4 नाभिगिरी कौन से लिए? वो जो उसको भरत और ऐरावत को छोड़ के बीच में क्षेत्रों में होते हैं, जिनमें 3-3 नदियां नहीं निकलती, उन क्षेत्रों में होते हैं ना भैया। ठीक है, तो 7 क्षेत्रों में से कितने क्षेत्रों में? सीता उसको छोड़ देंगे, विदेह को छोड़ दो, भरत ऐरावत को छोड़ दो, और विदेह क्षेत्र को छोड़ देंगे शायद, क्योंकि उसमें सुमेरु पर्वत हो गया। विदेह हाँ। मेरु आ गया। तो ये नाभिगिरी हो गए 4, वेरी गुड। और वृषभाचल हो गए 24। वृषभाचल वो चक्रवर्ती नाम लिखता है। तो जितने ये आर्यखंड 34 34, जितने आर्यखंड होते हैं उतने वृषभाचल होते हैं। एक तरह से आर्यखंड में नहीं होते तो ये मलेच्छ में है, ख्याल में है आपको? आर्यखंड के अपोजिट की तरफ जो मलेच्छ खंड होता है उसमें वृषभाचल होता है। क्योंकि जितने खंडों पे विजय प्राप्त करता है ना वो, तो टोटल ऐसे 32 विदेह के और एक भरत एक ऐरावत, ऐसे 34 हो गए वृषभाचल। कांचन गिरी 200, ठीक है। और यमक गिरी 4, जिसे भी आप बता रहे थे ना, तो चित्र विचित्र और ऐसे नाम थे, 2 इधर 2 उधर, तो ये 4 हो गए यमक गिरी। वो रह गए, अच्छा दिग्गजेंद्र भी हो गए 8। दिग्गजेंद्र 8 है, यानी वो 2-2 हैं इधर इधर, ऐसे 2 चौक 8। तो इन सबका टोटल आ गया 311 पर्वत। ठीक है, हम तो घूमते टोटली करते रह जाते कुछ। चलिए बाकी चर्चा कल करेंगे। देखिए पढ़ने और सीखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चलो जितना हो जाए। तो भैया शास्त्र में भी आ गया हमारा जो पेज पलटा हुआ है, इसमें भी सब कुछ लिखा है। अच्छा लिखा है इसमें? अरे वाह, ये तो खुल गया, बस सब कुछ है। चलिए बहुत बढ़िया, कल देखते हैं फिर इसको, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।
है